नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। अर्थात यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार अगर आप एक क्रम से थियरी को पढ़ लेते हैं तो बहुत प्रकार के कंफ्यूजन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ आराम से थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट देते हैं तो ये बात समझ पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी एग्जाम में गलती कहाँ पे हो सकती है, उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे कि अगर जो मैं बात करूँ कि कोर्स की वैलिडिटी की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे उपलब्ध होगा। आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, झारखंड में जेट की भी क्लास आपको मिल जाएगी। DSSS भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, MBS, KBS और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ जाइए, ईमानदारी से मेहनत करिए, एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ आपका कवर होने वाला है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन भी मिलता है। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है। व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुलनात्मक व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डेविड रिकार्डो के द्वारा। और डेविड रिकार्डो ने इस सिद्धांत में क्या कहा था कि दो देशों के मध्य व्यापार उन देशों में तुलनात्मक लागत की भिन्नता के कारण होता है। अर्थात तुलनात्मक लागत में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे आप देखिए कि भारत में चाइनीज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम 40 रुपये में, 50 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन वही उन्हीं वस्तु को जब हम अपने देश में निर्मित करते हैं तो हमारी उत्पादन लागत अधिक होती है। यही कारण है कि चीन से हम क्या करते हैं, वस्तु का आयात करते हैं। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। क्या बोला था? बोला था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि
दोनों देशों के बीच उत्पादन लागत में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, उत्पादन लागत में भिन्नता देखने को मिलती है, उत्पादन लागत में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर आपको याद आना चाहिए कि इस मॉडल को क्या कहा गया, 2x2 मॉडल, अर्थात दो देश है और दो वस्तु का ही उत्पादन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में आता होगा कि सर दो देश हैं, दो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका इसे क्यों मान्यता में लिया गया। तो थियरी को समझने के लिए, आसान करने के लिए 2x2 मॉडल लिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम जो है ये उत्पादन का एकमात्र साधन है। उसके बाद आपको क्या होनी चाहिए, याद आना चाहिए कि जितनी जो देश हैं, दो देश हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, इनका जो फैशन है या इनकी जो रुचि है वो भी समान है। फिर आपको क्या याद आना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीक स्थिर होता है। फिर आपको याद आना चाहिए कि परिवहन लागत की अनुपस्थिति होती है। सो क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि दो देशों के बीच साधन अगतिशील होते हैं। नहीं भैया, गतिशील होते हैं। तो आप हाँ सॉरी, मुख्य मान्यता क्या है, तो दो देशों के बीच साधन क्या होते हैं, और अगतिशील होते हैं, लेकिन वस्तुएं गतिशील होती हैं। साधन अगतिशील होंगे और वस्तु गतिशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में साख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। और अब प्रश्न को ऐसा अटेम्प्ट करिए जैसे आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, है ना। गलती जो है उसको कम से कम करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो साख पे नियंत्रण कौन करता है, साख पे नियंत्रण कौन करता है, बताइए। साख पे नियंत्रण कौन करता है, तो भारत पर में साख पर नियंत्रण कौन करेगा, तो भारत का केंद्रीय बैंक करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। और केंद्रीय बैंक करेगा, और केंद्रीय बैंक कितने तरीके से साख पे नियंत्रण करता है, दो विधियों के माध्यम से। कौन कौन सी, एक मात्रात्मक विधि होती है, और दूसरी विधि कौन सी होती है, चयनात्मक। चयनात्मक, तो मात्रात्मक विधि में क्या आता है, इसमें आता है आपका बैंक दर आता है, बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। और चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत मार्जिन निर्धारण आता है, नैतिक दबाव आता है, साख मापदंड आता है। तो क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, मात्रात्मक। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, मुद्रा से होता है। और साख पे नियंत्रण मुद्रा के माध्यम से ही प्रभावी रूप से किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा कम या ज्यादा करने से ही तो साख प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पे आधारित है। सर आप चाहे ऑनलाइन क्लास देखते हो चाहे ऑफलाइन देखते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। हमारी रोज क्लास होती है, रोज क्लास होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है बताइए कि फिशर का मूल्य सिद्धांत किस पे आधारित है। तो अब इजी सी बात है, फिशर का मूल्य सिद्धांत आपको याद आना चाहिए कि मुद्रा की मात्रा पे, जिसके अंतर्गत फिशर ने क्या बोला कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आ जाती है। कीमत कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और मुद्रा की वैल्यू अर्थात मुद्रा का जो मूल्य होता है वो आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, बताइए भाई। कॉपी पेन पास में रखिए, अगर जो मैं कोई चीज कहूँ कि इसको लिख लीजिए तो लिख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आएगा जब परीक्षा में आ जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में क्या कहा गया, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में कहा गया कि जो उत्पादन के साधन है वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। जो उत्पादन के साधन होते हैं वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक करते हैं। और अगर जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की बात करें तो याद रखिएगा, मार्शल साहब हो गए, क्लार्क हो गए, हिक्स हो गए, मार्शल, क्लार्क, हिक्स, विक्सटीड, विक्सटीड भी याद रखिएगा, विक्सटीड,
विक्सटीड साहब हैं, साथ ही साथ और कौन है, वालरा है, वालरा है, और एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ब्रोन, और एक अर्थशास्त्री हैं जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन रॉबिन्सन। तो ये जितने भी अर्थशास्त्रियों को मैंने लिखा है ये सब के सब सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत से संबंधित है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ये अलग अलग कालखंड में अर्थशास्त्री आते हैं और अपने विचार को वो बताते हैं, अपनी बातों को वो बताते हैं। तो ये सभी जुड़े हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से। कौन कौन जुड़ा है, मार्शल जुड़े हैं, क्लार्क जुड़े हैं, हिग्स, विक्सटीड, वालरा, ब्रोन और रॉबिन्सन। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि P इज इक्वल टू के आर अपान एम ब्रैकेट में C प्लस एच ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस सी, यह समीकरण किसका है? बताइए भाई ये समीकरण किसका है? उत्तर आ रहा है। और आप कमेंट करके बताइए भी कि इसमें के क्या इंडिकेट कर रहा है, आर क्या बता रहा है, एम क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है, एच क्या बता रहा है, स्मॉल सी क्या बता रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इन, हाँ सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए पी जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये पीगू साहब का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? पीगू साहब का समीकरण है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? मुद्रा के मूल्य से संबंधित है, मुद्रा का मूल्य। पी क्या है इसमें? पी जो है वो मुद्रा का मूल्य है। के क्या है? के इसमें क्या है बताइए आप लोग? के कुल वास्तविक संसाधन का अनुपात है जिसे लोग वैध मुद्रा के रूप में अपने पास रखते हैं। आर क्या है? आर आपकी वास्तविक आय है। एम क्या है? वैध मुद्रा की वास्तविक इकाई की संख्या, वैध मुद्रा के वास्तविक इकाई की संख्या। फिर ये वाला सी क्या है? ये वास्तविक आय का अनुपात होता है। एच क्या होता है? ये विधिग्राही मुद्रा होता है, ठीक है। और 1 माइनस सी क्या होता है? ये बैंक नोट तथा शेष का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ही आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो एक बार आप थियरी पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी ऐसे रट्टा मारते रह जाएंगे, उस रट्टा का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मुद्रास्फीति से समाज में क्या देखने को मिलता है? चलिए प्रश्न देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं इस प्रश्न में। मुद्रास्फीति, तो पहले बात यहाँ पे, पहले आप बताइए। हाँ, तो मुद्रास्फीति क्या होता है? तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है, जिसे आप इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति बोलते हैं। उसे ही हम लोग अपने घरों में कहते हैं कि बड़ी महंगाई आ गई है। और महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं। और जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके कई सारे कारण होते हैं, एक सारे कारण नहीं होते हैं, कई सारे कारण होते हैं। कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अपने मांग को तो बढ़ाता है, तो उपभोक्ता मांग तो बढ़ा लेगा लेकिन आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ जाएगा, लेकिन पूर्ति अर्थात उत्पादन उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। तो जब मांग ज्यादा होगा और पूर्ति कम होगा तो कीमत बढ़ेगा, और कीमत बढ़ेगा तो महंगाई आएगा, महंगाई आएगा तो मुद्रास्फीति आएगा। तो अब बताइए कि कीमत बढ़ने से क्या लाभ, किसको लाभ मिलेगा? तो कीमत बढ़ने से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आएगी तो उससे आर्थिक विषमता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाएगा और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाएगा, अर्थात अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लंबी होती चली जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, भुगतान शेष क्या दर्शाता है? भुगतान शेष दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? भुगतान शेष दर्शाता है, क्या दर्शाता है भुगतान शेष? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए भुगतान शेष ये दर्शाता है कि एक देश द्वारा अन्य देशों को किया गया भुगतान व प्राप्तियां, ठीक है।
तो भुगतान शेष किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों से जो लेन देन होता है उसी के वार्षिक विवरण को ही भुगतान शेष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत हैं, हम क्या है, हमारा देश भारत है, तो भारत क्या कर रहा है, चीन से भी वित्तीय लेन देन कर रहा है, भारत अमेरिका से भी लेन देन कर रहा है, भारत रूस से भी लेन देन कर रहा है, भारत रूस से भी लेन देन कर रहा है, भारत जापान से भी लेन देन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन किया जाता है उसी के वित्तीय विवरण को ही भुगतान शेष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि जिस बाजार में केवल एक क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका उदाहरण कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पता है कि कई सारे लोग को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपसे मैं उदाहरण पूछ रहा हूं, उदाहरण आप मुझे बताइएगा। कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे जहां पे क्रेता एक हो, मतलब उस वस्तु को खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले बहुत से हों, अर्थात विक्रेता बहुत सारे हों, तो बाजार की इस स्थिति को क्या बोलेंगे। और इसका उदाहरण भी हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि इसका उदाहरण पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्रेता अधिकार बाजार, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक क्रय मंडी परिषद उत्तर प्रदेश की, ये क्या है, क्रेता बाजार का उदाहरण है, जहां पे क्या होता है, फसलों को खरीदने वाला एक होता है और बेचने वाला अनेक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आधुनिक मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के संस्थापक कौन है। आधुनिक मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संस्थापक कौन है, बताइए भाई। पुस्तक का नाम बताइए, जिसको ये प्रश्न समझ में आ गया वो मुझे ये बता दीजिए कि किस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया गया। सभी लोग बताइए, कमेंट कर कोई रहा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, आधुनिक मुद्रा परिमाण का सिद्धांत किसने दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, फ्रीडमैन बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी फ्रीडमैन बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम था द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, याद रहेगा ना, द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। ये पुस्तक किसकी थी, फ्रीडमैन की थी, और इसी में इन्होंने मुद्रा परिमाण का आधुनिक सिद्धांत दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर देखने को मिलता है पेपर। दो तीन बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 2 अक्टूबर 1900 क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, पहले ये बात समझिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा किस देश से लिया गया था, तो वो लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। और इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो सरकार का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना। अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना मतलब सभी क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। उसके बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा दिया था। मौन क्रांति बार बार पूछा जाता है कि मौन क्रांति की संज्ञा किसे दी गई थी, तो इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और
इस कार्य की समीक्षा के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कमेटी कब बनी थी? 1957 में बनी थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? 2 अक्टूबर 1952 को होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य भारत का समग्र विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित कौन सी समिति बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि वणिकवादी अर्थशास्त्री विश्वास करते थे। वणिकवादी किन बातों में विश्वास करते थे? ठीक है, वणिकवादी किन बातों पे विश्वास रखते थे? तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब एडम स्मिथ नहीं आए थे, उससे पहले की ये घटना है। ये 14वीं से 17वीं शताब्दी की बात है। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक वणिकवादी थे। ठीक है, और इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि हमें जितना बहुमूल्य धातु हम रखेंगे उतना ही ज्यादा हम अमीर कहलाएंगे। तो इनका सोचने का तरीका ये था कि हमको मुद्रा नहीं रखना है, हमें बहुमूल्य धातु रखना है। जैसे हमको हीरा रखना है, ठीक है, जैसे हमें सोना रखना है, जैसे हमें और जो जो भी चांदी हो गया, मतलब जो भी बहुमूल्य धातु है उसको इन्होंने अपने पास रखा। और 14वीं से 17वीं शताब्दी के समय में अर्थशास्त्र का कोई स्वरूप उस तरीके से नहीं था। स्वरूप तो एडम स्मिथ ने दिया जब 1776 में वो आए तो। ठीक है, उससे पहले वणिकवादी थे 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। और इनका मानना ये था कि अगर आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको हीरा, सोना, चांदी, जवाहिरात रखना होगा, अर्थात बहुमूल्य धातु को आपको प्राप्त करना होगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे होता है ना कि आपने भी देखा होगा गांव में अभी भी जो एक दो जनरेशन पर, मतलब एक जनरेशन पहले जो हमारा है या 2 जनरेशन पहले हमारा है, वो क्या करता था? उसको ये लगता था कि भैया सोना अपने घर में सबसे ज्यादा रखा करो। लोग क्या करते थे? सोना रखते थे, और सोने को वो आर्थिक मजबूती का प्रतीक मानते थे। ठीक है, जैसे दादी लोग होती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सोना सबसे ज्यादा रखते थे। अगला प्रश्न, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो पिछली जनरेशन थी वो बड़ी गरीबी में जी। पहले के लोग क्या करते थे? एक एक पाव का सोना लोगों के पास होता था। ठीक है, 100 ग्राम का सोना लोगों के पास होता था। आज के समय में किसी के पास होगा? बताइए। पहले लोग मोटा मोटा कड़ा पहनते थे, इतना बड़ा बड़ा सोना रहता था। आज तो 5-7 ग्राम 20-25 ग्राम में बहुत हो जाता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि मुलायम मुद्रा से क्या तात्पर्य है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तो मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मैं बार बार बताता हूँ, मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग कम होता है लेकिन पूर्ति ज्यादा होता है। तो जब मांग कम होगा, पूर्ति ज्यादा होगा, तो उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा होता है कठोर मुद्रा। कठोर मुद्रा, तो कठोर मुद्रा क्या होता है कि ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा है लेकिन पूर्ति इसकी कम है, तो इसे बोलेंगे कठोर मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि 8वीं योजना की अवधि क्या थी? 8वीं योजना की अवधि क्या थी? अब यहाँ पे सारी बातें आपको जाननी चाहिए, बताइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी भाई? तो 1 अप्रैल 1992 से 1 अप्रैल 1992 से
31 मार्च 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। ठीक है, ये किस पे आधारित था? ये मूलर मॉडल कहलाता है, मूलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल कहलाता है? मूलर मॉडल। ये मूलर मॉडल पे आधारित था। उसके बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विकास का जो लक्ष्य रखा गया, विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो कितना होता है? 6.68% होता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर 1992 से 1997, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा कि योजना आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1992 से 1997 तक चली थी। ये किस मॉडल पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे आधारित थी। विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.68%। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। ये सब दिमाग में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के कुचक्र को किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं? बताइए कि निर्धनता के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? बताइए। रेखा वर्मा जी, कुलदीप कुमार जी, रतन जायसवाल जी, हलचल अंसारी जी, अमरेश सिंह जी, फरीन फातिमा जी, और विशाल जी, रितु चौहान जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है, अगर जो आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे तो करेगा कौन? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आराम से इस बात को समझ लीजिएगा कि गरीबी का दुष्चक्र क्यों आता है। तो गरीबी का दुष्चक्र इसलिए आता है कि हम अपने देश में जो पर्याप्त संसाधन है उसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो हमारे देश में संसाधन है उनका पूर्ण रूप से हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। पूर्ण प्रयोग नहीं। जैसे हमारे देश की युवा है, तो हमारे देश का युवा चाहता है ना कि हम कुछ काम करें, कुछ आय का अर्जन करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो श्रम संसाधन है, इन श्रम संसाधनों का हम पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, इसका कोयला हो गया, लोहा हो गया, इनका भी तो हम लोग पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो जब पूर्ण रूप से नहीं प्रयोग कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ेगी नहीं, और जब मांग नहीं बढ़ेगी तो पूर्ति कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा? मांग और पूर्ति बढ़ेगा ही नहीं। तो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें संरचनात्मक परिवर्तन करने की जरूरत होंगे, ताकि हम अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादकता को अधिकतम कर पाए। अगला, आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में क्या देखने को मिलता है? ये बच्चों वाला प्रश्न है, रुके कि चलें? ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं? छोटा बच्चा भी बताएगा। जब देखिए, जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कम होता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है, अर्थात कृषि, खनन, कृषि और खनन मतलब कृषि से संबंधित चीजें, खनन से संबंधित चीजें मतलब प्रकृति से जो भी चीजें संबंधित है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान कम होता है। उद्योग में अर्थात द्वितीय क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में अर्थात तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र और उद्योग का योगदान बढ़ता है, अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है। जैसे आप अगर जो इंग्लैंड की इकोनॉमी को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी कृषि उत्पादकता कम नहीं है, लेकिन उनका सेवा सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र इतना बेहतर है कि उनकी कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 2 से 4% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। भारत का देखिए तो भारत का बहुत है, लेकिन उनका क्या है? 2 से 4% है। अमेरिका का भी ऐसे ही है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विभेदकारी मूल्य तब लाभदायक होता है जब, विभेदकारी मूल्य कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है।
और एकाधिकार बाजार, चलिए पहले आप करिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि विभेदकारी मूल्य का मतलब क्या होता है, तो विभेदकारी मूल्य कहाँ पे देखने को मिलता है, एकाधिकार बाजार में देखने को मिलता है। एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है। और यहाँ पे मूल्य विभेद अर्थात कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। ठीक है, और देखिए जब बाजार में वस्तु की मांग लोच अलग अलग होगी तभी आप मूल्य विभेदीकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो यूपी में किसी वस्तु की मांग ज्यादा है, यूपी में किसी वस्तु की मांग अगर जो ज्यादा है तो यूपी में उस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक साबुन बनाते हैं जिसकी कीमत 15 रुपये है, ठीक है, तो यूपी में मान लीजिए आप इसे 20 रुपये में बेचें। बिहार में आप लेके जाएंगे तो मान लीजिए कि बिहार में मांग कम है, तो बिहार में आपको अब कम रेट पे बेचना पड़ेगा, आप मान लीजिए 16 रुपये में बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो विभेदकारी मूल्य तब लाभदायक होता है जब विभिन्न बाजारों में मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है, क्या बोल रहे हैं, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है। अगर कोई फर्म संतुलन की स्थिति में बना है तो किस स्थिति पे वो होगा। अभी मैं आपको 2 या 3 दिन पहले ही बाजार पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आप लोगों को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन कहाँ पे होगा ये बात मैंने बहुत डिटेल से समझाई थी। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है, तो इजी सी बात है, दो कंडीशन पता होने चाहिए। दो कंडीशन, पहला कंडीशन की एम आर इज इक्वल टू एम सी के बराबर हो, और जो एम आर वक्र है, एम आर वक्र वक्र एमसी को नीचे से काटे, एमसी को नीचे से काटे, नीचे से काटे, यही तो दो शर्त होते हैं ना, क्या होता है, यही तो दो शर्त होता है ना भाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे होता है कीमत स्तर, अर्थात ये आपका पी होता है, ये, हाँ, ये आपका पी होता है, और ये आपका नीचे से काटता है एमसी वक्र, एमसी वक्र नीचे से काटता है कहाँ पे, ई बिंदु पे, और इसी ई बिंदु पे संतुलन होता है। ये क्वांटिटी होती है अर्थात वस्तु की मात्रा, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा। तो ये क्या करता है, एमसी ए आर वक्र एमसी को नीचे से काटे। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। बताइए, अब अगर जो देखिए अभी तक जो मैं रिवीजन क्लास आप लोगों को करा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, उसमें 12-14 क्लास अभी तक हुई है, लेकिन जब मैं सेशन लेकर के आता हूँ ना तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो केवल उन्हीं उन्हीं क्लासेस से आ जा रहे हैं। कम से कम 20-30% प्रश्न रोज रिवाइज हो रहे हैं। तो अगर जो आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बच्चों का खेल हो जाएगा, इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं होगा, बस बच्चों का खेल होगा। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी मुझे ठीक से फॉलो करिए। क्या उत्तर आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी बात मैंने आपको सविस्तार से बताया था पीगू के बारे में, कि पीगू ने क्या कहा था, पीगू ने कहा था कि देखिए जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें उन्हीं वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सके। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें ऐसे वस्तुओं को ही शामिल करना चाहिए जिस वस्तु का मौद्रिक मूल्य संभव हो, अर्थात मौद्रिक माप संभव है। जैसे हवा है, तो हवा का तो मौद्रिक माप संभव है नहीं। आपकी सोच है तो सोच की तो मौद्रिक माप संभव नहीं है, लेकिन ये पेन है, इस पेन की मौद्रिक माप संभव है। ये शर्ट है, शर्ट की मौद्रिक माप संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार होगा। क्या होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है कि किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है।
हम्म। तो ये बच्चों वाली बात है। किसने कहा? किन्स ने कहा। किन्स ने क्या कहा? किन्स ने कहा कि देखिए भैया, जो तरलता होती है अर्थात जो मुद्रा होती है, जब आप ऋण किसी को देते हैं तो इस मुद्रा का कुछ देर के लिए आप त्याग करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप त्याग करते हैं, और इसी त्याग के कारण प्रतिफल के रूप में अर्थात पुरस्कार के रूप में आपको ब्याज प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक राहुल है और दूसरे हैं रोहन। राहुल और रोहन, तो राहुल और रोहन दो अच्छे मित्र हैं। राहुल ने रोहन को क्या कर दिया? ऋण दे दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ऋण दे दिया, और रोहन ने कहा कि हे राहुल, हम तुमको क्या करेंगे? 1 वर्ष बाद ऋण वापस करेंगे। 1 वर्ष बाद ऋण वापस करेंगे। तो इसका मतलब कि राहुल ने जो रोहन को ऋण दिया है, तो अब राहुल ये 1 लाख रुपया 1 साल के लिए प्रयोग में नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो अब रोहन के पास है। तो ऐसी स्थिति में राहुल उस पैसे का प्रयोग करने से 1 वर्ष के लिए मान लीजिए वंचित हो जाता है। तो ये जो वंचित हो रहा है ना, जो मुद्रा का वो त्याग कर रहा है ना, वही क्या होगा? प्रतिफल के रूप में उसे ब्याज देगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगला, कि उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं। उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं क्या होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? उपज का वह भाग जिसे आप बाजार में बेचते हैं उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपके घर खेती होती है, ठीक है, और आपके घर पे 5 एकड़ भूमि है। 5 एकड़ भूमि है, और 5 एकड़ भूमि पे मान लीजिए कि 15 क्विंटल आप गेहूं का उत्पादन करते हैं। 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो 1 साल में पूरा का पूरा 15 क्विंटल तो आप उपभोग कर नहीं जाएंगे, बहुत खाएंगे, बहुत अच्छा मतलब बहुत आप उपभोग कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि 5 क्विंटल का उपभोग कर पाएंगे या 10 क्विंटल का उपभोग कर पाएंगे। फिर भी तो आपके पास 5 क्विंटल आधिक्य बच रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विक्रय योग्य आधिक्य। अर्थात इस 5 क्विंटल को आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेच सकते हैं उसे विक्रय योग्य आधिक्य कहा जाता है। जैसे 5 एकड़ आपके पास भूमि है। 5 एकड़ पे मान लीजिए कि 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। 15 क्विंटल उत्पादन होता है, तो आपकी खपत केवल 5 क्विंटल की है, तो 10 क्विंटल आप बेचेंगे ही। नहीं तो आपकी खपत अगर जो 10 क्विंटल की है तो 5 क्विंटल तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो उसे ही हम बोलते हैं विक्रय योग्य आधिक्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मूल्य के आधिक्य सिद्धांत के जनक है। ये बच्चों वाला प्रश्न है, यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, जल्दी चलूंगा। तो मूल्य के आधिक्य सिद्धांत की जो जनक हैं वो कौन है? वो कार्ल मार्क्स साहब हैं। इन्होंने अपनी दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या कहा कि उत्पादन में दो लोग लगे हुए हैं, एक है पूंजीपति और दूसरा है मजदूर। एक पूंजीपति है और दूसरा मजदूर अर्थात श्रमिक। तो पूंजीपति क्या करता है कि मजदूरों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और ये मजदूर ही काम करके अतिरेक उत्पन्न करते हैं। अतिरेक उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत 5 रुपये है, उसे मार्केट में 10 रुपये बेचा जा रहा है। तो ये 5 रुपये का अतिरेक कौन उत्पन्न कर रहा है? मजदूर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये पूंजीपति क्या कर रहा है? पूंजीपति मजदूर का शोषण कर रहा है। पूंजीपति क्या कर रहा है? मजदूर का शोषण कर रहा है, और उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर उसे मजदूरी नहीं दे रहा है। और ये जो मजदूर अतिरेक उत्पन्न कर रहा है, यही पूंजीपति का लाभ होता है। यही पूंजीपति का लाभ है। और ये मूल्य के आधिक्य सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सम सीमांत तुष्टिगुण नियम बताता है। खूबसूरत सा प्रश्न, थोड़ा आराम से करिएगा, आराम से करिएगा कि सम तुष्टिगुण नियम क्या बताता है, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दो बातें यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, दो बात। पहला, सम, हाँ पहले आप करिए। चलिए, क्या हुआ? हाँ, क्या क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सम सीमांत तुष्टिगुण नियम जो है इसे गोसेन का द्वितीय नियम क्या कहा जाता है। और गोसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, इसको मैं रोज बताता रहता हूँ।
अगला प्रश्न ये रहा कि विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट निम्नतः किस कारण से होती है, बताइए। ठीक है, विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होती है। तो देखिए भैया, अगर जो आपने जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ा है तो तीन प्रकार से जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो तीन प्रकार से जनसंख्या परिवर्तित होता है। पहली अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या परंपरागत समाज में होता है, लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है, समाज बहुत विकसित नहीं होता है, लोगों को ये लगता है कि हमारे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारे पास ज्यादा लाठी होगी तो हमारा पड़ोसी हमें दबा नहीं पाएगा, तो इसलिए लोग 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे पहले पैदा करते थे और अशिक्षा की भी मतलब शिक्षित भी नहीं थे तो बच्चे क्या होते थे, ज्यादा पैदा होते थे, तो जन्म दर ज्यादा होता था पहले। जब अर्थव्यवस्था जब पिछड़ी होती है तो जन्म दर ज्यादा होता है, जन्म दर ज्यादा होता है, चूंकि अशिक्षा है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो जन्म दर भी ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तो जनसंख्या अभी ठीक रहता है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है और अर्थव्यवस्था अब थोड़ा बहुत विकास कर चुकी होती है, आधारभूत संरचना बेहतर हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोग जागरूक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ अभी जन्म दर ज्यादा ही होता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। मृत्यु दर में कमी आ जाती है क्यों? क्योंकि अब थोड़ा बहुत लोग सरकारी अस्पताल भी जानते हैं, तो यहीं पे क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाती है। लेकिन तीसरी अवस्था तब आती है जब जब आपका देश विकसित हो जाता है। तो जब आपका देश विकसित हो जाता है तो अब यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि यार एक लड़का भी रहेगा एक लड़की भी रहेगी तो कोई बात नहीं होगी, तो यहाँ पे जन्म दर भी कम हो जाता है, अब लोग शिक्षित हो जाते हैं, जन्म दर भी कम हो जाता है और चूंकि शिक्षा है तो मृत्यु दर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या की आदर्श स्थिति कौन सी है, तो जनसंख्या की आदर्श स्थिति यही वाली है। ध्यान में रखिएगा, बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पहले को बोलते हैं, पहला आदर्श स्थिति नहीं होगा, तीसरा आदर्श स्थिति होगा, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, तो जन्म दर में तेजी से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में गिरावट आती है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों। अगला, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है, क्या उत्तर होगा? अरे स्टैटिक्स में कराऊंगा यार, स्टैटिक्स में 4-5 क्लास में खत्म कर दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग। स्टैटिक्स की भी प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा मैं, जितना करा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़िए। जितनी क्लासेज हो रही है इससे बाहर से कई चीज़ें पूछी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि भाई देखिए, एक दो प्रश्न की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मैं जितना आप लोगों को रेगुलर पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे जितने क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ, प्रश्न कहाँ से आएंगे, यही सारी जगहों जगहों से तो प्रश्न आएंगे ना आपके पेपर में, और कहीं दूसरे गोला से थोड़ी प्रश्न उठा के चला आएगा, यही सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे करिए, सब कवर हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं सब करवाऊंगा, परेशान ना होइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होगा। अवमूल्यन से क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को जानबूझ के कम कर देते हैं। ठीक है, मुद्रा बाह्य मूल्य को आप क्या करते हैं, मुद्रा के बाह्य मूल्य को आप जानबूझ के कम कर देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका निर्यात सस्ता हो जाता है, निर्यात आपका क्या होता है, सस्ता हो जाता है, और आयात क्या होता है, आयात आपका महंगा हो जाता है, आयात क्या होता है, महंगा हो जाता है। अब तक भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, कमेंट करके बताइएगा। भारत में आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अवमूल्यन तभी कारगर होगा, तभी आप अपनी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेच पाएंगे जब विदेशों में निर्यात की मांग लोच अधिक हो, मतलब विदेश में आपकी निर्यातित वस्तुओं की मांग हो। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि आर्थिक जोत का तात्पर्य क्या होता है, आर्थिक जोत क्या होता है, कमेंट करके बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएँ, समझ पाएँ और सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है,
थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब थियरी पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली सही होने लगते हैं, बशर्ते थियरी का क्रम सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कूद कूद के थियरी पढ़ते हैं, कूद कूद के नहीं पढ़ना चाहिए, एक क्रम से थियरी को पढ़िए, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको थियरी पढ़ाई जाती है, इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आपने जुड़ेंगे, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से नोट्स को समझ पाएं। बहुत सारे लोग के पास नोट्स होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक भाषा में आप नोट्स भी एक तरफ पढ़िए, टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलती देखिए कहाँ हो रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का वहाँ पे कोर्स उपलब्ध होगा, आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर कि आर्थिक जोत का तात्पर्य क्या होता है। तो आर्थिक जोत ऐसी जोत होती है जो आपके परिवार को आय प्रदान करती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे खास करके अगर जो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो आय का स्रोत किससे निकालते हैं, कृषि से ही निकालते हैं। तो आर्थिक जोत ऐसा जोत होता है जो परिवार के एक परिवार को आय प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। क्या उत्तर आ रहा है। विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था भाई। तो ऑप्शन नंबर दो बातों को ध्यान रखना है? कि कौन कह रहा है कि सर जी नाइस सेशन, गुड बाय, ज्यादा पढ़ लिए क्या है। मैं क्लास ले रहा हूं, इसी क्लास में इतनी दुस्साहस ज्यादा पढ़ लिए। पूरी क्लास को देखिए, एक बार बैठ गए तो पढ़ लीजिए। विकास में विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। तो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की बात जो की गई थी वो बोके साहब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बोके के द्वारा। और एक बात और बताइएगा कि प्रौद्योगिक द्वैतवाद की बात किसने की थी। प्रौद्योगिक द्वैतवाद इसकी बात किसने की थी भाई, कमेंट करके बताइए। प्रौद्योगिक द्वैतवाद की बात किसने की थी। तो वो किया गया था हिगिंस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हिगिंस के द्वारा किया गया था, हिगिंस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बात आप याद रखिएगा कि विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, बोके ने किया। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद की बात किसने की, हिगिंस ने किया। अगला कि एनएनपी किसके बराबर होता है बताइए। एनएनपी अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी और कोई, ठीक है। तो देखिए, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजी स्टॉक की खपत या मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत
या शुद्ध ह्रास को घटाया जाता है तो हमें एनएनपी पता चल जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर सी जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, ऑप्शन नंबर सी। घिसावट व्यय का मतलब क्या होता है बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जो सही किए तो हजारों छात्रों से कंपटीशन में आगे चले जाएंगे, गलत किए तो हजारों छात्रों से नीचे चले आएंगे। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपको सफलता भी दिला सकता है और आपको असफल भी कर सकता है, क्योंकि जब मेरिट बनती है तो वहाँ पे पॉइंट में लड़ाई होती है, ठीक है ना। बहुत लोग को लगता होगा एक नंबर की लड़ाई, एक नंबर की लड़ाई तो बहुत लंबी हो जाती है, कितने लोग तो पॉइंट पॉइंट से छट के बाहर हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, प्रयास भरपूर होगा तो सफलता भी भरपूर मिलेगा, और प्रयास भरपूर नहीं होगा तो सफलता भी नहीं मिलेगा। इजी सी बात है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साख निर्माण का फार्मूला क्या होता है। साख निर्माण का फार्मूला लिख करके बताओ मुझे सभी लोग। साख निर्माण, तो साख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो साख निर्माण इज इक्वल टू प्रारंभिक जमा अपान नगद कोष अनुपात। प्रारंभिक जमा अपान नगद कोष अनुपात, कोष अनुपात यही तो होता है ना। लिख लीजिए, नहीं पता हो तो लिख लीजिए। प्रारंभिक जमा कितना दिया गया है, प्रारंभिक जमा कितना दिया गया है, प्रारंभिक जमा इसमें 100 रुपये दिया गया है, और नगद कोष जमा कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, ठीक है। इंटू ये क्या होता है 100 होता है, तो 100 गुणे 100 बटा 25, 25 चौको 100, 4 गुणा 100 400। देखिए बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है। बस पता होना चाहिए कि आपको साख निर्माण का फॉर्मूला क्या है, कॉपी में लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को तो जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी रोज क्लास होती है, मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूँ, तो रोज क्लास जुड़ा करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहे। बच्चों वाला प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है, कितने माध्यम से, दो माध्यम से, एक मात्रात्मक दूसरा चयनात्मक। मात्रात्मक में क्या आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित। चयनात्मक में क्या आता है, नैतिक मापदंड, साख निर्धारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, मैं बोलता रहता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बस प्रश्न को देखना है, उत्तर को देखना है, उनसे कोई मतलब नहीं। आपको जब कोई भी प्रश्न दिखाई दे तो उस प्रश्न की पूरे जितने भी पॉइंट उसमें बन सकते हैं सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पूरी दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए, सफलता चाहिए तो पूरी दुनिया की बातों को छोड़िए, अपने ऊपर काम करिए। क्या उत्तर आ रहा है बता दीजिए। अभी यही बात मैं अभी आप लोगों को कल कल एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था, जो बच्चे जुड़े हैं एप्लीकेशन पे वो बताएंगे। कल मैं बता रहा था, और इस बात को एक बार नहीं मैं कितनी बार बताया था, कि औसत स्थिर लागत क्या होता है, सीमांत लागत क्या होता है, कुल स्थिर लागत क्या होता है, ये सारी चीजों को मैंने बताया था। सीमांत आय क्या होती है, सीमांत लागत क्या होता है, सब कुछ बताया था। तो कुल स्थिर अगर जो कुल स्थिर लागत को हमने क्या बताया था कि औसत स्थिर लागत इज इक्वल टू क्या होगा, अगर कुल स्थिर लागत को हम भाग कर दें किससे, किससे, उत्पादित इकाइयों से, उत्पादित इकाई से, तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें
औसत स्थिर लागत पता चल जाता है। अर्थात AFC इज इक्वल टू क्या होता है, AFC इज इक्वल टू TFC अपान क्यू, TFC अपान क्यू। अब बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि औसत स्थिर लागत क्या होता है। तो औसत स्थिर लागत का मतलब ये है कि जब कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही औसत स्थिर लागत होता है। और औसत स्थिर लागत उत्पादन वृद्धि के साथ क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आप पहले स्थिर लागत को तो पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाता है, आप उसी उत्पादन के साधन से अब ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अर्थात उत्पादन की औसत स्थिर लागत उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उसमें कमी आने लगती है। जैसे मान लीजिए कि आप चाय बनाने के लिए एक दुकान खोल रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए पहले तो आपको गैस सिलेंडर चाहिए, चूल्हा चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। लेकिन एक दिन अगर जो गैस सिलेंडर, चूल्हा, चाय पत्ती दुकान कर लिए तो फिर दोबारा तो नहीं ना करना है, दोबारा तो रोज सिलेंडर नहीं ना खरीदेंगे। तो धीरे धीरे अनुभव होगा तो आपकी औसत स्थिर लागत में कमी आएगी। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में हमेशा साहसी हमेशा क्या प्राप्त करता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये दीर्घकाल की बात कर रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक साहसी हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है और इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अल्पकाल में क्या होता है। अल्पकाल में क्या होता है, कमेंट करके बताइए। अल्पकाल में एक फर्म को लाभ भी हो सकता है, ठीक है, लाभ भी हो सकता है, सामान्य स्तर पे भी बना रह सकता है और उसे हानि भी हो सकती है, ठीक है, हानि भी हो सकती है। अल्पकाल में ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में केवल और केवल वो सामान्य लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। तो कोई एक व्यक्तिगत फर्म चाह करके भी कीमत को निर्धारित नहीं कर पाएगी, वो कीमत को स्वीकार करने वाली होगी। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साहसी दीर्घकाल में हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ कमाएंगे। लेकिन अल्पकाल में एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कोविड के समय की बात करें, तो कोविड के समय में बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिसे अप्रत्याशित लाभ हुआ। जैसे जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी उन्हें बहुत लाभ हुआ। कुछ ऐसी चीजें थी जो सामान्य स्तर पर बनी रही, जैसे ग्रोसरी स्टोर की वस्तु, जैसे आपका दूध हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, तो उन लोग को सामान्य लाभ भी मिला। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हानि हुआ, जैसे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो भैया उनको हानि भी हुआ। तो अल्पकाल में ये सब हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में सामान्य लाभ होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई। तो इजी सी बात है, अब जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या उत्तर आ रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनएनपी क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले मैं बताया कि यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत अर्थात मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हाँ क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, बिना। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसाव, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं। आपके पेपर में एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, जो मैं 4 बातें आपको बताने वाला हूं, इसमें से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मांग में कमी,
मांग में कमी। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में आएगा, कोई भी पेपर उठा लीजिएगा। फिर तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है, मांग में विस्तार। मांग में विस्तार। और चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है, मांग में संकुचन। मांग में संकुचन एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए, मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी आय परिवर्तित हो रही है लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर है। तो जब आपकी आय में वृद्धि होती है और वस्तु की कीमत स्थिर है, वस्तु की कीमत स्थिर है, तो आप कहेंगे कि आप अपने मांग को बढ़ा रहे हैं, मांग में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे पहले आप मान लीजिए कि 20 रुपए आय कर रहे थे, तो 20 रुपए से आप किसी 10 वस्तु को खरीद रहे थे, लेकिन अब आपकी आय 200 रुपए हो गई, तो अब जाहिर सी बात है कि अब वस्तु की मात्रा को आप बढ़ा देंगे। तो मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि अगर वस्तु की कीमत स्थिर है, वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, और आपकी आय में वृद्धि हो रही है, तो आप मांग को जब बढ़ाएंगे तो इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। वहीं दूसरी तरफ मांग में कमी का मतलब क्या है कि आपकी आय कम हो रही है लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर है, वस्तु की कीमत स्थिर है। तो अब आपकी आय कम हो रही है और वस्तु की कीमत वही है जैसे पहले थी, तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास आय कम हो रही है, तो आप मांग को कम करेंगे, अर्थात इसे मांग में कमी कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तो यहाँ पे आय परिवर्तित होता है, ठीक है, और कीमत स्थिर रहता है। और वहीं दूसरी तरफ मांग में विस्तार की अगर जो बात करें, तो अब यहाँ पे आपकी आय स्थिर होगी लेकिन वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो अब आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। और मांग में संकुचन में क्या होगा कि अब यहाँ पे फिर से आपकी आय जो होगी वो स्थिर होगी लेकिन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जा रही है, तो आप उसी आय से आप कम वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, तो उसे कहा जाएगा मांग में संकुचन। तो ये चार बातें जरूर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यहाँ देखिए ये कीमत नहीं ना बदल रहा है और मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे सर ए होगा, कुछ लोग कहेंगे कि बी होगा। इसे थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहिए, उत्तर ए भी हो सकता है, उत्तर बी भी हो सकता है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठिएगा, जब परीक्षा में आप बैठिएगा तो जो पहले उत्तर सही दिखेगा उसी को टिक करिएगा, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि फर्म का विचार किसने दिया? प्रतिनिधि फर्म का विचार किसने किया, किसने दिया? कितने लोग डी बोल रहे हो यार, मतलब नहीं पढ़े थियरी, बहुत लोग नहीं पढ़े। अब यही है, थियरी को पकड़ लेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं पकड़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, कि प्रतिनिधि फर्म का विचार किसने दिया? प्रतिनिधि फर्म का विचार मार्शल ने दिया था। प्रतिनिधि फर्म क्या होता है? ऐसी फर्में जो अनुभवी हो, जो अनुभवी हो, और साथ ही साथ जो प्रबंध कुशल हो, और जो बहुत लंबे समय से बाजार में बनी हुई हो। जैसे हम बिस्किट उद्योग की बात करें तो बिस्कुट उद्योग में आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि फर्म कौन हो सकता है? पार्ले जी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो प्रतिनिधि फर्म ऐसी फर्में होती हैं जो पर्याप्त रूप से अनुभवी होती हैं, दीर्घ बहुत लंबे समय से वो उत्पादन में लगी होती हैं, और समाज का एक बड़ा भाग इनके प्रोडक्ट पे क्या करता है? बिलीव करता है, इनके प्रोडक्ट पे वो भरोसा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वाह्य मुद्रा क्या होता है? वाह्य मुद्रा क्या होता है भाई? सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए। हेमंत जी, फरीन फातिमा जी, विशाल जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, भास्कर पांडे जी, पवन जी, राम नारायण जी, रूपा जी, विशाल जी, ललिता साक्य जी, रुचि जी, अक्षय जी, फरीन फातिमा जी,
मंजुला शर्मा जी, सभी लोगों से निवेदन है यार, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सालू खान जी, बबीता जी, श्रेया जी, तस्नीम खान जी, पूनम गुप्ता जी, नैना यादव जी, सुनीता शर्मा जी, अदी सिंह जी, राजकुमार प्रजापति जी, रतन जायसवाल जी, नरेंद्र कुमार जी, ललिता जी, ममता शर्मा जी, प्रियम मिश्रा जी, राजकुमार प्रजापति जी। बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। रोज क्लास होती है, मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूँ। तो बाह्य मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो आरबीआई के आदेश पे चलता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि बाह्य मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो आरबीआई के आदेश पे चलता है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और जिसे कभी कभी वैधानिक मुद्रा भी कहा जाता है। वैधानिक मतलब क्वेश्चन में वैधानिक मुद्रा भी दे देता है बाह्य मुद्रा के बजाय। अगला अगला है कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार होगा। और जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेगा। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अगर एक बार आप थियरी एक क्रम से ठीक से पढ़ लिए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत सारे तो प्रश्न ऐसे होंगे जिसे ऑटोमेटिकली आप सही कर देंगे। आप उसे देखे हो चाहे न देखे हो, आप बड़े आराम से सही कर देंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी जरूर पढ़िए ताकि आपको कुछ समझ में आए कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं समझ में आता है कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहे। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है। एक तरफ थियरी को पढ़िए, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स दे रहा हूँ। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट देके देखिए गलती कहाँ हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो भी प्रोवाइड कराता हूँ। आपको टेस्ट सीरीज भी आपको करंट भी कवर कराता हूँ। सब कुछ कवर कराया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो अगर जो किसी अन्य बैच में भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से पूरी जिंदगी में कभी दोबारा आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद पे फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना। तो इजी सी बात है, हेक्सर ओलिन सिद्धांत। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद आनी चाहिए कि हेक्सर ओलिन ने कहा था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो देश पूंजीवादी होगा, जिन देशों के पास पूंजी होगी, उसे पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन करके उसका निर्यात करना चाहिए। और जिन देशों में श्रम ज्यादा है, उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। तो हेक्सर ओलिन ने तो ये कहा कि जैसे अमेरिका जैसे जो देश है उनके पास पूंजी ज्यादा है, तो पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन करके उसे दूसरे देशों को निर्यात करना चाहिए और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए। लेकिन फिर आ जाते हैं कौन? लियोनतीफ साहब। तो लियोनतीफ पैराडॉक्स, लियोनतीफ विरोधाभास, वो किसके संदर्भ में? इन्हीं के संदर्भ में देते हैं। तो लियोनतीफ साहब जब अमेरिका का अध्ययन करते हैं तो लियोनतीफ साहब पाते हैं कि अरे भाई, अमेरिका पूंजीवादी देश है, बट इंस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि आयातों की मांग लोचदार है तो आयात मूल्य में वृद्धि होने से आयात पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगेन ये बोल रहे हैं
इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि यदि आयातों की मांग लोचदार है, मतलब जो दूसरे देश से वस्तु हमारे देश में आ रही है, दूसरे आयात जो वस्तु हम कर रहे हैं, इसकी मांग लोचदार है, अर्थात जो हमारे घर अपने देश के जो उपभोक्ता हैं वो इन वस्तुओं की मांग को परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आयात की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो जब आयात की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वस्तु महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, वस्तु को कम खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, राशिपातन का मतलब क्या होता है? राशिपातन हो गया या डंपिंग हो गया, इसका क्या मतलब होता है? राशिपातन या डंपिंग, ये काम बड़ा करता है कौन? चीन। चीन बहुत ये काम करता है, राशिपातन या डंपिंग। तो राशिपातन या डंपिंग का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेचना और घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगा बेचना। ठीक है, किसी वस्तु को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या करना? अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेचना और घरेलू बाजार में महंगा, घरेलू बाजार में महंगा बेचना। ठीक है ना, घरेलू बाजार में महंगा बेचना, यही डंपिंग कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर जी ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आप अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जैसे चीन क्या करता है कि सस्ता बेच देता है, और जब आपको चाइनीज वस्तु की आदत पड़ जाएगी तो आप फिर आजीवन उससे खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए जानबूझ करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तु की कीमत को कम किया जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ सके। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, डंपिंग या राशिपातन कब होता है? जब आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है उससे ज्यादा आपने उत्पादन कर लिया, अर्थात पूर्ति कर लिया, तो जो अब अतिरेक वस्तु है उसे आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते बेच करके कम से कम अपनी लागत को निकालना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की घरेलू और विदेशी व्यापार के बीच कीमत विभेद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अदायगी शेष की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात की मांग की कीमत लोच और आयात की मांग की कीमत लोच का जोड़ हो। अब देखिए, मार्शल और लर्नर की तीन शर्त आपको पढ़नी होनी चाहिए। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। मार्शल लर्नर की तीन शर्त आपको पता होनी चाहिए। कौन सा? ई एक्स प्लस ई एम, पहले आप करिए बताइए। ठीक है, ई एक्स प्लस ई एम अगर जो ग्रेटर देन 1 के होगा तो इससे क्या होगा? व्यापार में सुधार होगा। इससे क्या होगा? इससे सुधार होगा। दूसरा, ई एक्स प्लस ई एम अगर जो इज इक्वल टू 1 होगा तो ये स्थिरता की स्थिति को बताएगा। और तीसरा है, ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन 1 के होगा तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? ये प्रतिकूलता को बताएगा, प्रतिकूलता को, अर्थात व्यापार से हानि को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, अर्थात ये वाली बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। इसमें ई एक्स ई एम क्या होता है कि निर्यातों की कीमत लोच और आयातों की कीमत लोच। ठीक है, अब ये तीन बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए। एप्लीकेशन पे पढ़ लीजिएगा, जो लोग भी नहीं पढ़े होंगे इसकी थियरी को, एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है, जा करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों की व्यापार की शर्त में सुदीर्घकालिक गिरावट कहलाती है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक,
कि विकासशील देशों में व्यापार की शर्तों में शुद्धकालीन गिरावट होती है। किसके अनुसार होती है भैया? रॉल्फ प्रेबिस के अनुसार। रॉल्फ प्रेबिस ने क्या बोला? बोला उन्होंने कि देखिए भैया, जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करेगा, तो चूंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, इसके चूंकि टेक्नोलॉजी होता तो ये विकसित हो नहीं जाता। तो विकासशील देश के पास क्या होते हैं? कच्चे माल होते हैं विकासशील देश के पास। और अगर विकासशील देश दीर्घकाल तक विकसित देश को कच्चे माल का निर्यात करता है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस विकासशील देश में कच्चे माल की समाप्ति हो जाएगी या कच्चे माल कम हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो वो देश क्या हो जाएगा? वो देश गरीब हो जाएगा। तो यही बात किसने कही थी? प्रेबिस ने कही थी। सो ऑप्शन नंबर बी। और इसी को दरिद्रता के विकास के रूप में प्रस्तुत किया था जगदीश भगवती ने भी। ठीक है ना? सो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उपभोक्ता उस बिंदु पे संतुलन पे होता है जहां बजट रेखा उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीन वक्र को। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहे भाई? तो अगर जो अब इसकी थियरी को आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। इजी सी बात है और अब इसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, थियरी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। ये बात समझ में आई? तो जितने लोग भी स्पर्श रेखा बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो उपभोक्ता उस बिंदु पे संतुलन में होगा जहां बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है और यहीं पे उपभोक्ता क्या करता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो क्या होगा भाई? यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग में कमी आती है तो इस प्रकार की वस्तु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ये देखिए, फिर आपको यहाँ पे गिफिन वस्तु याद होना चाहिए। ये भी सारी चीजें पढ़ाया हूँ। गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो लोग क्या करते हैं? मांग को बढ़ाने की बजाय लोग मांग को घटा देते हैं। जैसे बाजरा का उदाहरण दिया जाता है या जैसे मिट्टी के तेल का उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, हीन वस्तु। तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पे किसी वस्तु की मांग गिरती है तो क्या है? हीन वस्तु। आपने गिफिन वस्तु को पढ़ा होगा। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात आपकी आय बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है कि मांग बढ़ जाए। टिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जब आपकी आय बढ़ती है तो आप आय बढ़ाते नहीं है बल्कि जब आपकी आय बढ़ती है तो आप मांग को नहीं बढ़ाते हैं बल्कि मांग को कम कर देते हैं। जैसे केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल की बात होती है। और आप खुद अपना बचपना थोड़ा याद कर लीजिए। 20-25 साल पहले क्या होता था? घर में उजाला करने के लिए लालटेन का इस्तेमाल होता था, लैंप का इस्तेमाल होता था, उसमें मिट्टी का तेल पड़ता था। घर में रसोई पकाने के लिए स्टोव का प्रयोग होता था, स्टोव में मिट्टी का तेल पड़ता था। लेकिन उसकी जगह पे फिर क्या आ गया? रसोई गैस आ गया। तो जब रसोई गैस आ गया तो लोगों ने मिट्टी के तेल की मांग को बंद कर दिया। इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा खुद पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए।
आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको देखने को मिलती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है, मतलब एक बार अगर जो आप एक बार आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, एक बार आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वर्तमान में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर जो कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिएगा। और जब डायरेक्ट आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड करा दिया जाएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSS, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केडीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए।